बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं ज़रिया इरफान। जनाब, सुप्रीम कोर्ट में आज फिर आर्टिकल 63A नजरसानी अपील की समाअत हुई। कल जस्टिस मुनीब अख्तर ने बेंच में बैठने से माजरत की थी, जिसके बाद समाअत मुलतवी हो गई थी। ताहम आज सुबह जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में जजेस कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन ने शिरकत की और सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह एक मरतबा फिर इजलास में शिरकत नहीं कर सके। जजेस कमेटी ने 63A नजरसानी अपील के लिए नया बेंच तश्कील दिया और जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अख्तर अफगान को शामिल किया गया, जिसके बाद इस केस की समाअत हुई। समाअत के आगाज में चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने नए बेंच से मुतालिक बताया कि जस्टिस मुनीब अख्तर को दरख्वास्त की गई कि बेंच में आए। जस्टिस मुनीब ने दोबारा खत लिख दिया जिसमें अपना पुराना मौकिफ दोहराया है। मैंने कमेटी को जस्टिस मंसूर अली शाह को शामिल करने की तजवीज दी, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी कमेटी और बेंच दोनों में शमूलियत से इनकार किया। इसके बाद हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए हैं कि जब आइन में लिख दिया गया है कि नाअहल रुकन डी सीट होगा तो डी सीट होगा। एक तरफ राय दी गई कि मुनहर्रिफ रुकन डी सीट होगा और दूसरी तरफ कहा गया कि नाअहली की मुद्दत का फैसला पार्लियामेंट करे, तो ये तजाद है। लगता है आर्टिकल 63A का फैसला तहरीक अदम एतमाद को गैर मौसर बनाने के लिए था। वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने भी नजरसानी अपील की हिमायत कर दी है। अलबत्ता PTI नजरसानी अपील की भरपूर मुखालफत कर रही है। दौरान समाअत PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर ने इस्तदा की कि मैं एक एतराज उठाना चाहता हूं, जिस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि आप अपनी नशिस्त पर वापस चले जाएं, हम आपको बाद में सुनेंगे। दूसरी जानिब हुकूमत अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम के लिए हल्ला बोलने को तैयार है और बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जैसे ही 2/3 अक्सरियत पूरी हो जाएगी आईनी तरमीम ऐवान में पेश की जाएगी। उनका मजीद ये भी कहना था कि आईनी अदालत में फाइज बैठे या मंसूर, हमें कोई मसला नहीं। आज के प्रोग्राम में सवाल उठाएंगे कि आर्टिकल 63A का फैसला रिवर्स होगा और इस फैसले के मुल्क की सियासत पर क्या असरात होंगे। ये भी जानेंगे कि हुकूमत 2/3 अक्सरियत के लिए मौलाना फजल रहमान पर तकिया कर रही है या फिर 63A के फैसले पर। जबकि प्रोग्राम में PTI की एहतजाजी हिकमत अमली पर भी बातचीत की जाएगी और जानेंगे कि क्या शहर शहर एहतजाज से PTI अपने मकासद पूरे करने में कामयाब हो जाएगी। PTI के एहतजाज को रोकने के लिए पंजाब हुकूमत भी फील्डिंग बदलने पर गौर कर रही है। इन तमाम टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन अनीक नाजू साहब, तज्जियाकार शाहिद मेतला साहब, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी भी कुछ ही देर में प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे और माहिर कानून जहांगीर जदून साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर कानूनदान जहांगीर जदून साहब से आगाज करते हैं गुफ्तगू का, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पहले कुछ लीगल एस्पेक्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, फिर उसके बाद हम देखें कि पॉलिटिकली किसको इसका फायदा पहुंचने वाला है। जदून साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएगा, हमने अक्सर देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में केसेस के समाअत के हवाले से ये रवायत रही है कि जब भी एक केस के हवाले से फैसला सुना दिया जाता है और जब वो दोबारा केस प्ली के लिए जाता है तो वही जजेस उस केस की समाअत करते हैं जिन्होंने पहले उस केस का फैसला दिया हो। और जस्टिस मुनीब अख्तर भी उसी बेंच में शामिल थे जब 63A के हवाले से एक फैसला दिया गया था। आज वो इस बेंच का हिस्सा नहीं है, तो क्या बेंच की क्रेडिबिलिटी पर भी रवायती एतबार से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। और दूसरा ये कि उन्होंने एतराज उठाया है, बैठने से माजरत नहीं की, तो फिर इसके बाद बेंच की तश्कील कैसे हो गई और कैसे समाअत के लिए मुकर्रर हो गया? बहुत शुक्रिया। देखें, जब ये केस आया था तो उस वक्त पंजाब के अंदर आपको पता है गवर्नमेंट जो है परवेंशन, उस पर बड़े प्रेशर थे, तो इन्होंने 63 की इंटरप्रिटेशन की और जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं वो ऑथर जज है जजमेंट इन्होंने लिखी। अब देखें ना, आप जजमेंट से प्रिंसिपली में भी इत्तेफाक नहीं करते जजमेंट से, लेकिन आप जजमेंट्स को आपको अच्छी लगे बुरी लगे, आप इत्तेफाक करें ना करें, उसका तरीका ये होता है कि आप रिव्यू में जाकर उस जजमेंट को अगर वो कन्विंस करें कोर्ट को तो वो रिवर्स कर दे, तो ना हो तो वो फिर जजमेंट सस्टेन करती है। अब इस जजमेंट का ये है कि जो बाकी जो ये 5 मेंबर जो बेंच था उसने फैसला किया 63A का, उसमें से 2 जो मज़हब जज साहब थे उन्होंने डिसेंटिंग नोट दी, वो अभी मौजूद है इस बेंच के अंदर, और 3 जो थे उनमें एक उमर ताब बंदयाल साहब और एक जाज हसन साहब, वो आपको पता रिटायर हो गए हैं। जो मुनीब अख्तर साहब मौजूद थे, नॉर्मली ये प्रैक्टिस है कि जो जज मौजूद होता है वो रिव्यू को सुनता है। अब यहाँ पे डिस्प्यूट बन गया है कॉन्स्टिट्यूट जो हमारी कमेटी है जो बेंच कंस्टिट्यूट करती है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, कि उसको अब्रप्टली एक ऑर्डिनेंस के जरिए
चीफ जस्टिस को दोबारा डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है कि वो जो दूसरा बिल्कुल जदून साहब, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है कि एक बेंच जो अभी गैर फाल है जिसमें 2 जजेस मौजूद हैं और वो एक बेंच जो कि गैर फाल है उसी ने ये फैसला कर लिया कि अब हम इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं। फिर दूसरा बेंच जो कि मुकर्रर किया गया उसमें भी एक जज साहिब ने एतराज उठाया और वो इस बेंच का हिस्सा नहीं है। मतलब यूं कह लीजिए कि ये बेंच जो है ये अपने आगाज से ही मुतनाज़े है। नहीं देखें, बेंच तो पूरी सुप्रीम कोर्ट ही मुतनाज़ है ना। आप ये देखें, ये तो आज से नहीं है, पिछले देखें, पिछली हिस्ट्री देखें तो 2-3 साल से यही काम चल रहा है। जब उमर ताब बंदयाल साहब थे तो तब भी सुप्रीम कोर्ट में नाराजगी थी। अब फिर सब लोग आए, उन्होंने कहा काजी साहब कोर्ट ठीक करेंगे। अब काजी साहब पहले तो ठीक काम चल रहा था, फिर आखिर में उनका भी पता नहीं क्या मामला हो गया कि अब वो उसको भी ज्यादा ही मुतनाज़ा बना दिए। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट जो थे ना, जब देखें ना, आप जज होता है तो उसकी प्रायोरिटीज और होती हैं। जब वो जो ही चीफ जस्टिस बनता है तो उसकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। देखें ना, अब यही काजी फैसल साहब जब जज थे तो उनकी जहन में कुछ और चीजें थी, जब वो चीफ जस्टिस बने तो फिर उनके जहन में कुछ और चीजें आ गई हैं। तो अभी तो देखें, जब 63A का प्रिंसिपली तो मैंने आपको कहा, मैं इस फैसले के साथ जो उन्होंने दिया था उससे एग्री नहीं करता कि कैटेगोरिकली आर्टिकल 63 आइन के अंदर बहुत क्लियर है कि आपने डिफेक्शन करनी है तो ये प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे और किन सूरतों में पार्लियामेंट्री। लेकिन उसमें मसला ये है कि क्या वो आर्टिकल डिफेक्शन को रोक सकता है या नहीं रोक सकता। अब नहीं रोक सकता तो उसका तरीका ये है कि उसको चेंज कर दें, क्योंकि पार्लियामेंट में आपको भी एग्जांपल दूंगा कि 63A के होते हुए पॉलिटिकल पार्टीज खुद डिफेक्शन ऑफर करती हैं। तो जिनकी फेवर में डिफेक्शन होती है वो खुशी से उसको एक्सेप्ट करती हैं, उन्हें कोई इतराज नहीं है 63A पे। अब इन्होंने ये किया कि अगर 63A उन्होंने अपनी इंटरप्रिटेशन कर दी कि उसकी वोट को काउंट न किया जाए, तो इससे एक नई मतलब एक बहस आ गई। समझ है कि आइन बहुत क्लियर था, ऑल्दो उसका मकसद कोई नहीं है 63A का। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब सादिक संजरानी पे नो कॉन्फिडेंस हुई है, तो 65 वोट निकले अंदर जाके, बाहर जो 34 थे। आज दिन तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने वो डिफेक्शन क्लास नहीं अप्लाई की। उस वक्त पीटीआई वाले जो उसके बेनिफिशियरी थे वो चाहते थे, और पीपल्स पार्टी वाले की सादिक संजरानी जो है वो बने उसका जो है चेयरमैन सेनेट बने। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्रॉस द बोर्ड नहीं चाहती कि डिफेक्शन क्लास जो है उसको सही तरह से, लेकिन क्रॉस द फ्लोर जाने की इजाजत हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में इन सियासतदानों को मिल जाए। और इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि केसेस की समातें भी हो रही हैं। सिद्दीकी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सिद्दीकी साहब, सुप्रीम कोर्ट की केसेस के समातों के हवाले पर मतलब देखा जाए तो आप बड़ा करीब से उन्हें मॉनिटर कर रहे होते हैं। सर जी, ये बताइएगा, एक रवायत रही है कि जो जजेस बेंच में मौजूद होते हैं, चाहे कोई जज उस केस का फैसला लिखे या फिर उस केसेस की समाअत का हिस्सा बने, वो प्ली के दौरान भी उस बेंच का हिस्सा जरूर बनता है। लेकिन इस बार उसके बरक्स हो रहा है। रवायत है ये, मैं ये नहीं कहूंगी कि यह कानून रहा है, लेकिन इस रवायत के खात्मे के लिए भी तो कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई तो प्रोसीजर होगा ना, या फिर इस किस्म की रवायात को किसी भी वक्त खुद अदालतें रोक सकती हैं। बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि मुझे आपका जवाब टेक्निकली सच्ची बात है, मुझे समझ नहीं है कि आप कहना क्या चाह रही हैं, तो मैं उसका क्या जवाब दूं। अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, मेरा सवाल बड़ा सादा है। मैं ये कह रही हूँ कि ये कानून नहीं है, एक रवायत है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद कोई भी केस लगता है और उस सूरत हाल में कोई शख्स यानी कि कोई जज उस बेंच का हिस्सा होता है और फिर वो जब वो फैसला देता है तो फिर नजरसानी के लिए जब दोबारा अपील दायर की जाती है तो उस जज का उस केस में उस केस को सुनना उस बेंच का हिस्सा बना एक रवायत रही है। लेकिन ये रवायत अब खत्म हो रही है, तो ये प्रोसीजर क्या होना चाहिए आने वाले दिनों में? ये अदालत कभी भी इस किस्म का फैसला ले सकती है और कोई नया बेंच तश्कील दे सकती है। देखें, पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट रवायत पे नहीं चलती है, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ और सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत चलती है। ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 1980 के रूल्स हैं उसके अंदर है रिव्यू के अंदर वो जज बैठेंगे, कम से कम वो जज जो कि ऑथर जज हो, अगर वो अवेलेबल है। लेकिन कई सूरत हाल होती हैं कि वो जज अवेलेबल नहीं होता या वो जज रिटायर हो चुका हुआ होता है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, वो हैं लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और इदारे का फंक्शनल रहना। अच्छा। अब जहाँ तक बात है कि एक जज, जाहिर है कि वो जिन जज साहब ने लिखा होगा उनकी अपनी एक वो होगी,
دو جج جیسے ابھی بتا رہے تھے جہانگیر جدون صاحب کہ وہ اس بینچ کے جو اکثریتی بینچ ہے اس کے ریٹائر ہو چکے ہوئے ہیں. ایک جج جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں پیسٹری کھانے کے لیے ٹی روم میں موجود ہوں لیکن سماعت کے لیے میں اویلیبل نہیں ہوں. تو یہ جوڈیشل فنکشن کی بات ہے. ابھی دیکھیے کہ نیب ترامیم کا کیس تھا اور اس میں جب پریکٹس اینڈ پروسیجر آیا تو یہی فاضل جج جسٹس منصور علی شاہ نے اس بینچ کے اوپر کہا کہ اب کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر آ گیا ہے تو اس کے مطابق یہ بینچ کانسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے کیونکہ 184(3) کی ایک وہ صورتحال اس میں تبدیل ہوئی ہے. اور انہوں نے بینچ کے اوپر اعتراض کیا لیکن نہیں ان کو سنا گیا تو وہ بینچ کے اندر موجود رہے اور پھر فائنل ججمنٹ بھی دی انہوں نے. اور اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ یہ پراپرلی بینچ جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ نہیں تھا. تو ایک تو یہ روایت ہے کہ آپ جج صاحبان جو ہیں وہ رجسٹرار کو خط لکھ کے اور کوئی جوڈیشل آرڈر پاس نہیں کر سکتے. لیکن آپ کی دلچسپی کے لیے میں یہاں پہ عرض کر دوں کہ اسی کورٹ میں جب چل رہی تھی تو ہم نے یہ دیکھا کہ جوڈیشل آرڈرز کو رجسٹرار کے نوٹ کے ذریعے قلعدم قرار دیا گیا. 20 نمبر والا کیس تھا اور اس ججمنٹ کو قلعدم قرار دے کے اس پر 6 رکنی بینچ بنا دیا گیا. اور کس جورسڈکشن میں بنایا گیا nobody knows, آج تک نہیں پتا ہے. اسی طرح سے 184(3) کا مقدمہ ایک بینچ کے پاس تھا, اچانک سے اس کو اٹھایا گیا اس مقدمے میں اور جو ہے اس کے اوپر 5 رکنی لارجر بینچ بنا کر اور پھر جسٹس منیب اختر صاحب کی بڑی مشہور ججمنٹ ہے اس کے اوپر ماسٹر آف روسٹر کی کہ چیف جسٹس ماسٹر آف روسٹر ہے. تو یہ اس طرح کی جو ہے وہ ہمیں دیکھی جاتی رہی ہیں. اب جس مقدمے کی بات ہو رہی ہے اس کی کانسٹیٹیوشنلٹی یا اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ بات جو لا پوائنٹ جو کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ اس بینچ کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ کیا آئین جو ہے لکھنا ججوں کا کام ہے یا پارلیمنٹ کا کام ہے. اور یہ وہ ایک نقطہ ہے جس نے اسی کی بنیاد کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو 63A کا معاملہ شروع کیسے ہوا تھا. جب عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ رہی تھی تو اس وقت کے صدر نے 186 کا سہارا لے کے یہ کوسچن آف لا سامنے رکھے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 184(3) کی ایک پیٹیشن آ گئی. اب یہ دو مختلف جورسڈکشنز ہیں. جہانگیر جدون صاحب ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد بھی رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہت معروف قانون دان ہیں. یہ بتا دیجئے کہ کون سی عدالت ہے اس ملک کی کہ وہ دو مختلف جورسڈکشنز ایک ہی کیس کے اندر استعمال کرنے کے لیے اس کو سماعت کے لیے کرے. تو یہ ایک بہت بڑا کانسٹیٹیوشنل اور لیگل لکونہ ہے جس کو دور ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد سرٹن پولیٹیکل پارٹیز کی فیسیلیٹیشن کے لیے عدالتوں کو استعمال نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ نے جو پوائنٹ یہاں پہ ریز کیا میں اسی کو لے کے کنٹینیو کروں گی. یعنی خانجی صاحب صدیقی صاحب کہہ رہے تھے کہ جوڈیشل فنکشن جو ہے نا وہ سبوتاژ نہیں ہونا چاہیے, اس کو فعال رہنا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا کہ کون سا جج جو ہے وہ کیک پیسٹری تو کھانے جا سکتا ہے لیکن کیس کی سماعت کے لیے نہیں بیٹھ سکتا. لیکن کچھ کیسز جو ہوتے ہیں وہ اپنی نوعیت کی ایک اپنی ہی ایک ان کے اندر نا ایک اہمیت ہوتی ہے. اور یہ ایک 63A کا کیس ایک ایسا کیس ہے کہ جس پہ یہ تعین ہونا ہے کہ آیا کہ حکومت رہنی ہے یا نہیں ہے, کیونکہ حکومت کی بقا کا مسئلہ ہے. آپ نے اپنی سوال میں بھی جو گفتگو ہم نے سنی ظاہر ہے کہ ماہرین کی, اور آپ نے اپنے سوال میں بھی اشارہ کر دیا, تو میں اس میں گزارش کروں گا کہ یہ جو کیسز جن کی سماعت ہو رہی ہے, جس طرح کا ماحول ہم سپریم کورٹ میں, ویسے تو اعجاز چودھری صاحب کے وقت سے جس طرح کا ایک ایڈونچرزم, ہائپر ایکٹیو عدلیہ کا ایک مزاج ہم دیکھ رہے ہیں, کبھی کبھی وہاں پہ اینگری ینگ مین بھی نظر آتے ہیں اور اس کے بعد ان کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں جن کا وہ اظہار بھی کرتے ہیں. تو اصل میں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ یہ جو رولز کا معاملہ ہو یا آئین کا معاملہ ہو یا ترمیم کا معاملہ ہو, یہ جو بحث ہے یہ ہو کیوں رہی ہے؟ کیا یہ کسی اصولی معاملے کو ہم طے کر رہے ہیں, کسی نظریاتی معاملے کو طے کر رہے ہیں, کیا بحثیت قوم ہم اس پر بحث و مباحثہ کر کے اس سے استفادہ کر کے کوئی بہتری کی جانب اوور آل بہتری کی بات کر رہے ہیں؟ یعنی کیا یہ نظام عدل, نظام انصاف کو مضبوط بنانے کی یہ عالی مقام حضرات جو ہے یہ کوشش کر رہے ہیں دونوں طرف؟ جواب یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ایسا دکھائی نہیں دیتا, یا کم از کم امپریشن یہ نہیں ہے, یہ لوگوں کو اس پہ اعتماد نہیں ہے. ان کے نزدیک یہ جتنی بحثیں بھی ہیں, ان بحثوں کی وجہ کوئی اصولی, اخلاقی, آئینی, قانونی نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ سیاسی ہے, اور سیاسی شخصیات کے لیے ہے. کچھ لوگوں کو نقصان ہوگا, کچھ کو فائدہ ہوگا. جیسے آپ نے اپنی سوال میں بھی کہا کہ ممکن ہے کہ حکومت کی بقا کا ٹھیک ہو گیا. اچھا,
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بحث ہو رہی ہے، جو مقدمہ اس کی سماعت ہے، اس کا جو تعلق بن رہا ہے وہ کسی وقتی فائدے یا وقتی نقصان کے لیے ہو رہا ہے، چند لوگوں کو نقصان، چند لوگوں کا فائدے کے لیے ہو رہا ہے. اس کا وہ جو ہونا چاہیے پس منظر کہ ہم سیکھ کر بحیثیت قوم جس میں تمام معاشرے کے دھڑے شامل ہوں اور اس بحث میں ایک تعمیری حصہ لیں، یعنی ہم سنجیدگی سے بحث کریں اس بات پر. یعنی آج بھی اگر ہم اس بات الجھے ہوئے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ آئین کا لکھنے کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہوتا ہے، انٹرپریٹیشن اس کی جوڈیشری کرتی ہے. ہم نے یہاں پہ یہ جو ویل کو ری انوینٹ کرنے لگ گئے ہیں، ہم نے دوبارہ سے ایک ضد پکڑ لی کہ ہم دوبارہ سے طے کریں گے کیا ہے. ایک تو وہ جھگڑا ہے جو پوری دنیا کی ریاستوں میں نارمل، یعنی پاور ہاؤسز جو بھی ہوتے ہیں ان کی کو ایگزسٹنس میں اس طرح کے ایشوز آتے رہتے ہیں. ایک نارمل، ہمارے ہاں نارمل نہیں ہے بات. ہمارے ہاں وہ سیاست جو سیاست کے ایوانوں میں نظر آنی چاہیے، وہ سیاست قانون کے ایوانوں میں اگر نظر آنے لگ جائے گی تو اعلیٰ ترین عدالتوں میں، تو اس کا پھر جو نقصان ہمارے ہاں ہو چکا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مکمل انصاف تو دنیا میں کسی معاشرے میں نہیں ملتا، لیکن انصاف کا بھرم قائم رکھنے کے لیے عدالتوں کا ہونا، یعنی سسٹینیبلٹی کے لیے اور سٹیبلٹی کے لیے عدالتوں کا یہ تاثر ہونا کہ عدالتیں یہاں کام کر رہی ہیں، وہ بہت ضروری ہے. انفارچونیٹلی ہمارا وہ تاثر پرسپشن بھی بہت ویک، اپنے ویکسٹ پوائنٹ پہ کھڑا ہے. صحیح. مطلع صاحب، آج کے ریمارکس تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کہ لگتا ہے آرٹیکل 63A کا فیصلہ تحریک عدم اعتماد کو غیر مؤثر بنانے کے لیے تھا. جب ووٹ ہی نہیں کاؤنٹ ہوں گے تو کوئی کیسے ڈی سیٹ ہو سکتا ہے؟ ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے، لیکن ریمارکس سن کے آپ کو کیا لگا؟ جناب بہت شکریہ. جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کریکشن کر دوں کہ یہ فاروق نائک صاحب نے کہا تھا، اور جو چیف جسٹس کے ریمارکس تھے وہ یہ تھے کہ 95 آرٹیکل 95 جو ہے وہ اس طرح سے غیر مؤثر ہو جاتا ہے جو عدم اعتماد کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی مطلع صاحب، پوائنٹ آ گیا. جی اچھا، جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا، یہ فاروق نائک صاحب نے کہا، ان کی بات سے میں مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں. 63A کا جو فیصلہ آیا وہ بنیادی طور پر اسی لیے آیا تھا کہ جو عدم اعتماد ہوا جو پرویز الہی صاحب پر، اور جو ووٹ آف کانفیڈنس حمزہ شہباز کو ملا تھا اس کو غیر مؤثر کرنے کے لیے تھا. عمران خان صاحب کا جو عدم اعتماد والا سلسلہ تھا وہ مکمل ہو چکا تھا، اور جو حمزہ شہباز اور اس کے بعد سبسیکوینٹلی جو پورا ایک ٹریل ہے، ٹریک ہے، جو پورا ایک ایپیسوڈ ہوا پولیٹیکل انسیڈنٹس کا، اس سے ریلیٹڈ بہت انٹرسٹنگ سٹوری، بڑی ریولیٹری سٹوری میرے پاس ہے. کبھی آئی تو پھر لوگ حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح سے یہ ساری چیزیں مینیپولیٹ ہوئی تھی. 100% میں نے جنرل باجوہ سے بھی اس بارے میں پوچھا تھا کہ یہ فیصلہ 63A کا آپ نے کروایا تھا، تو انہوں نے انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا نہیں، بنیادی طور پر جسٹس بندیال ایک کمزور آدمی ہے، اور انہوں نے جسٹس منیب اور جسٹس اعجاز الاحسن کے دباؤ کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا، لیکن یہ ان کا ماننا اور ان کا کہنا تھا، اور یہ لکھا بھی ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میرا اس بات پر مکمل اتفاق ہے کہ یہ جو 63A کا فیصلہ ایک غلط فیصلہ تھا، اور اوور رائٹ کیا گیا کانسٹیٹیوشن کو، بڑے سارے آرٹیکلز کو سیو کر کے یہ فیصلہ دیا گیا جس کی کوئی توق نہیں بنتی. واضح ہے 63 آرٹیکل 63 بہت واضح ہے یہ کہ اگر کوئی ووٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا، لیکن ووٹ شمار کیا جائے گا، تو یہ اس کی کوئی سینس بھی نہیں بنتی تھی. ابھی ذریعہ مسئلہ کیا ہے، 2-3 پوائنٹس ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں، بڑے سگنیفیکنٹ ہیں. دیکھیں کوئی ایشو نہیں ہے کہ اس کیس کو سنا جائے، اس کیس کو ٹیک اپ کیا جائے، لیکن اس کو سننے کا، اس کی ہیئرنگ کا طریقہ کار درست نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ اس کیس کو سننے کے لیے ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے، اس کو امینڈ کرنے کے چلیں بہت ہی بہتر ہوگا واقعی آپ کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیجئے، کیونکہ جب یہی سوال میں نے عبدالقیوم صدیقی صاحب سے کیا تھا تو انہیں میرا یہ سادہ سا سوال سمجھ نہیں آیا تھا. مطلع صاحب پلیز کنٹینیو. اچھا جی، تو آپ نے نہیں اس میں فلو تو توڑ دیا ہے. مجھے ایک بات بتا دیجئے، مجھے ایک بات بتا دیجئے کہ کیا نہیں صدیقی صاحب، مطلع صاحب کو بات مکمل کر لینے دیجئے. قانون اور آئین پر عمل کرنے کا حلف میں نے اٹھایا یا آپ نے اٹھایا؟ سب نے اٹھایا. نہیں، ججز نے اٹھایا، ہم نے بھی، ہماری بھی ذمہ داری ہے. اچھا ذرا آپ اس میں ٹائمنگ کا ایشو ہے. اچھا یہ اگر ایک آرڈیننس آتا ہے، بیسکلی ہمیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ نظر آ رہا ہے. کس کے اینڈ پہ؟ 2 فریقین ہیں جن کے اینڈ پہ ہمیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ نظر آ رہا ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ چیف جسٹس ہیں، جو کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ماسٹر آف دی روسٹر ہوں. پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ
मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस को नहीं होना चाहिए, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मैं हूं। दूसरा, हमें दूसरे एंड पे जो बेनिफिशरी नजर आता है कि तरामीम चूंकि हुकूमत करवाना चाह रही है तो हुकूमत भी हमें बेनिफिशरी नजर आती है कि इस तरह से अगर 63A के हक में फैसला आ जाता है, जो कि मैं समझता हूं कि आना चाहिए, अच्छा। और वैसे ही आना चाहिए जैसे आइन में लिखा हुआ है, 1 मिनट दे दीजिए, तो वैसे ही आना चाहिए। लेकिन इसका बेनिफिट होने जा रहा है काजी फाइज ईसा साहब को, चूंकि मामला चला हुआ है, बातचीत हो रही है कि उनको एक्सटेंड किया जाएगा, उनके टेन्योर को मजीद 3 साल एक्सटेंड कर दिया जाएगा। वो बार बार उनके दोस्त साहब खुद भी वो डिनाई करते हैं, लेकिन सारे जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं वो विंडिकेट करते हैं कि ही डायरली नीड्स एक्सटेंशन। दूसरी बात यह है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक एक्ट मौजूद है, उसको ऑर्डिनेंस के थ्रू अमेंड किया जाता है, उसका इजलास कन्वीन होता है, एक जस्टिस जो हैं वो आते नहीं हैं, जस्टिस मंसूर जो सबसे सीनियर जज हैं, तो इतनी क्या जल्दी आ गई है, इतनी क्या हैज़र्डली आप चीजों को करना चाह रहे हैं कि एक सवाल ले लीजिए, एक सवाल ले लीजिए, आपने प्रोसीड। हाँ, मेरा एक सवाल नहीं, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, मैं एक सवाल भी ले लीजिए मेरा साथ ही। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे उन्होंने एक सवाल उठाया था ना कि फुल कोर्ट बुलाई जाना चाहिए, तो क्या ऐसे कोई कानूनी नुक्ता हमें नजर आता है कि कोई सीनियर तरीन चीफ जस्टिस ने तो बुलाया नहीं फुल कोर्ट, लेकिन कोई और बुला ले? माजी में काजी फाइज, देखिए जब भी इस तरह के मामलात होते हैं, हाँ। तो हमेशा जो लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी राय यही होती है कि फुल कोर्ट बुलाया जाए, फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए। माजी में काजी फाइज ईसा बार बार इसी चीज का मुतालबा करते रहे, जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी यही मुतालबा की। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब एक जज, ऑथर जज, जिसने एक लिखी हुई है, डिसीजन लिखा हुआ है, वर्डिक्ट लिखा हुआ है, वो मौजूद है, वो जब तक रिटायर नहीं होता या अदरवाइज रिक्यूज नहीं करता तो उसको बेंच से अलहदा नहीं किया जा सकता। फिर उसमें भी बहुत जल्दी दिखाई गई। अच्छा, फिर बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपको एक और चीज बताऊं कि जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है उसको लॉ के तौर पे ट्रीट किया जाता है। सिद्दीकी साहब बता सकते हैं, जदून साहब मुझे करेक्ट कर सकते हैं, उसको लॉ के तौर पे ही ट्रीट किया जाता है। वहां जस्टिस मंसूर अली शाह की एक ऑब्जर्वेशन मौजूद है, एक वर्डिक्ट मौजूद है कि जब बेंच बन जाए और जितना मर्जी डिसएग्रीमेंट हो तो चीफ जस्टिस वो बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। ये भी ऑब्जर्वेशन ऑन ग्राउंड है, इन फील्ड है, उसको भी अमेंड नहीं किया जा सकता। तो ये फिर अगेन एक जस्टिस हायर किए जाते हैं, उनको रीहायर किया जाता है इस पर्पस के लिए कि जो पेंडेंसी है उसको लेस किया जाएगा, उनको भी बेंच का हिस्सा बनाया गया है। जैसे देखिए, अगर मैं किसी का ऑब्लाइज्ड हूं, हाँ। तो डेफिनेटली मैं किसी की फेवर में चीजें कर रहा होऊंगा। तो एक जज जो कि ऑब्लाइज्ड है, उनकी लॉयल्टी एक तरह से आप पहले ही जानते हैं और पहले ही आप बाय कर चुके होंगे, तो वो भी एक काबिल एतराज बात है कि एक जज जिस पर्पस के लिए लाया गया है सुप्रीम कोर्ट में, उनसे दूसरा काम लिया जाता है बिकॉज वो आपके करीब है। ठीक है, ठीक है। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, एक तो मितला साहब के तज्ज़िये के बाद अगर आप कोई कमेंट करना चाहें तो आप जरूर कर सकते हैं, वरना फिर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। वरना एक मुख्तसर सा मेरा सवाल है, कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि कुछ मजीद जजेस साहिबान भी खत लिख सकते हैं और कुछ इस्तीफों की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं, आपके पास क्या इत्तलात है? सर मुख्तसर साहब जवाब, मुझे ब्रेक पर जाना है। मेरे पास तो ऐसी कोई इत्तला नहीं है, और आप और मैं जर्नलिस्ट हैं, तो जर्नलिस्ट अफवाहों पे कम और फैक्ट्स के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं। चलें, ठीक है जी, मुझे एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन। वेलकम बैक वंस अगेन। जनाब, अदलिया से मुताल्लिक आईनी तरमीम के लिए हुकूमत फिर से हल्ला बोलने को तैयार है, और इसमें हम ये देख रहे हैं कि आईनी अदालत का क़याम इस वक्त हुकूमत के वक्त के लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है। अब आया कि इसका क़याम सुप्रीम कोर्ट को मज़ीद मजबूत करने के लिए है, आईनी मामलात को जल्द निपटाने के लिए है, या फिर वाकई हुकूमत को सियासी फ़ायदा पहुँचाने के लिए? क्योंकि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक जगह खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि आईनी अदालत में फाइज बैठे या मंसूर कोई मसला नहीं। जदून साहब, बिलावल साहब को तो फाइज ईसा साहब के बैठने से या मंसूर अली शाह साहब के बैठने से कोई मसला नहीं, लेकिन बाकियों को या बहुत से लोगों को बहुत से मसाइल हैं, कुछ जज साहिबान को भी बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं। ये मामला इतना सादा है कि फाइज ईसा बैठे या मंसूर अली शाह साहब? नहीं, देखिए जो भी बैठे, लेकिन वो रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फैसला करें। काजी साहब तो वैसे ही रिटायर हो गए, 65 ईयर एज है, ये तो अब इज्जत के साथ घर जाएं, इनको तो अब मज़ीद ज़रूरत नहीं है बैठने की, अगर मेरी मशवरे पे अमल करें। लेकिन वो तो उन्होंने पहले ही दिल में जो बातें हैं वो रखी हुई हैं कि वो क्या करना चाहते हैं।
तो लोग तो ये परसेप्शन ये है कि जो और जदून साहब उनके दिल की बातें जानते हैं, ये इतने बड़े नजूमी हैं। हाँ पता है जी, नजूमी है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है हमारे पास। जिस तरह आप नजूमी है, इस तरह हम भी नजूमी है, समझते हैं। नहीं, दिलों का हाल तो ये अल्लाह में ही जानता है ना जनाब, उसके बाद शायद आप जानते हैं। काजी साहब के पास तो 20-22 दिन है, इज्जत के साथ रिटायर हो जाए तो उनके लिए बेहतर है। मतलब हिस्ट्री या तारीख यही बताती है कि जो बंदा एक्सटेंशन के पीछे पड़ जाता है वो अपनी जो न्यूट्रलिटी है या इम्पार्शियलिटी है वो खो देता है। अगर उनको एक्सटेंशन का चस्का लेना है या उनको मजा लेना है तो फिर वो कानून के और आइन के मुताबिक फैसला नहीं कर सकते, फिर वो अपनी मंशा के मुताबिक ही कोर्ट बनवाएंगे, फिर कोर्ट पे जो अमल करेंगे। एक फैसला बता दीजिए ठीक है जदून साहब, एक फैसला बता दीजिए। जी जी, क्या बताएं सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी साहब से पूछ लेते हैं, आइन अगर और उनको इस कानून किस्म के के तहत फैसले कोई याद एक है फैसला बता तो दें जो वो नहीं बता हुआ। दीजिए, वो बता देंगे, वो भी बता सकते हैं। बल्कि मुझे ये भी बताइएगा सिद्दीकी साहब, ये जो आईनी तरमीम में हम देख रहे हैं कि जजेस की तकर्री का तरीक़ाकार भी तब्दील होगा, अब क्या लगता है आपको कि हमारे अदालती निज़ाम के लिए ठीक होगा ऐसा करना? अच्छा, पहली बात तो ये कि मुझे इन्होंने एक कमेंट किया था इससे पहले, वक्फे पे जाने से पहले, जी। उसकी कुछ चीजें जो है वो करेक्ट करनी है, और दूसरा आपके एक लफ्ज के ऊपर मुझे इतराज करना है। जी जी जी, और ये है कि हुकूमत आईनी तरमीम के लिए हल्ला बोलने के लिए तैयार। अच्छा, फिर भाई मेरे, पार्लियामेंट ही करती है, ये हल्ला किसके ऊपर बोला जा रहा है मुझे समझ नहीं आ रही है। ये हल्ला कहाँ से आ गया? ये बड़ा एक दकीक काम है, ये लेजिस्लेशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। जिस तरीके से तो ये जो हल्ला वाला है ना, हल्ला बोल और ये फलाना और ढिमकाना, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्या चीजें हैं। बिल्कुल इसी तरह से है कि जैसे कि ज़मीर की आवाज या ज़मीर की आवाज को आप कैसे डिटरमिन करेंगे, किसी के दिल का हाल आप कैसे जान लेंगे। बिल्कुल, ये बड़ी अजीब सी चीजें हैं। और अफवाहों के ऊपर हम जो है, और फिर अफवाहों के ऊपर लेट मी कंप्लीट, जरा सब्र कर लो, हल्ला नहीं बोलो मुझ पे तुम। मैं आप पे हल्ला नहीं बोल रही सर, हल्ला बोल रही है ना आप मुझ पे हल्ला ना बोले। मैं हल्ला जो है ना, मैं इस हल्ले की जरा थोड़ी सी डेफिनेशन करना चाहता हूँ कि ये पार्लियामेंट के ऊपर आप देखिए, मेरी बात सुने। हुआ ये कि मैंने और आपने समझ लिया है कि आइन और कानून सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजों से ज्यादा आपको आता है, मुझे आता है। मैंने नहीं समझा कि आप समझ रहे हैं, ये आप समझ रहे हैं, ये आप समझ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जिसने 25 करोड़ लोगों का मुल्क चलाना है, उससे ज्यादा अकल या आपके अंदर है या मेरे अंदर है? तो सर पार्लियामेंट को खुद सोचना चाहिए ना, अपने खुद के बनाए हुए कानून पर वो अमल दरामद करते हुए खतराती है, उसको तशरीह समझ नहीं आती, बार-बार जाके वो सुप्रीम कोर्ट में पेश भुगत रही होती है। और तीसरी बात ये है कि एक पार्लियामेंट के हवाले से आप ये लफ्ज कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि आईनी तरमीम के लिए हल्ला बोला जा रहा है? तो सर आपको नजर नहीं आ रहा? मतलब मुझे समझ नहीं आती है कि ये बहस का कौन सा अंदाज है। अफवाहों पे हम गुफ्तगू करें, हल्ले हम। अच्छा, मैंने आपसे अफवाह नहीं पूछी, मैंने आपसे अफवाह पूछी। आपने कहा कि एक जर्नलिस्ट का काम होता है खबर देना। आपके पास खबर नहीं है, आपके पास खबर नहीं है, आप खबर मत दीजिए। आपके पास खबर है, आप खबर दे दीजिए। आप फिर खबर दीजिए और बताइए कि फलां जज जो है वो ये इस्तीफा देगा, दीजिए खबर। सर जी, मेरा सवाल आपसे था, आप सवाल उल्टा मुझसे कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि अफवाह है। अभी आप कह रहे हैं कि जर्नलिस्ट अफवाह पर बातें नहीं कर सकते, अभी आप कह रहे हैं अफवाह है। आप अपनी बात से खुद तजाद कर रहे हैं। आगे बढ़े साहब, आगे बढ़े। वैसे अफवाहों पे बातचीत होती है, बिल्कुल टीवी पे डिबेट होती है, डिस्कशन होती है, नहीं होती है। हमारा मीडिया करता, पूरी दुनिया में ये होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। हमारा मीडिया व्हाट्सएप पर आने वाली खबर को ट्विटर पर डाल देता है और फिर बड़े बड़े सहाफी बैठ के उसके ऊपर माफी मांग रहे होते हैं। अफवाह को फैलाने का जरिया मैं नहीं बन सकता। तो खबर दे दीजिए ना, तो खबर दे दीजिए, कह दीजिए कि मेरे पास खबर ये है कि ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथ भी शेयर कर लेना। खबर जब मेरे पास आएगी तो मैं दूंगा। चलिए ठीक है, आपके पास है, या तो आप खबर दें और उसकी जिम्मेदारी लें। सर मेरे पास जब खबर होगी कि डंके की चोट पर आपसे लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है मुझे। दे रहा हूं। एक मिनट है, और वो खबर ये है कि काजी फाइज़ साहब को तस्लीम नहीं मिलेगी। और अगर अमेंडमेंट हो जाती है, जो कि नहीं होती नजर आ रही, उसके बावजूद जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगा उसके भी चीफ जस्टिस काजी फाइज़ नहीं होंगे। ये खबर है मेरी। और पिछले 6 महीने बेहतरीन आपका जिम्मा, बड़े ही बावसूख साहब होने का आपने सबूत दिया साहब। अब आ जाइए। अच्छा मैं बात ना तो मैं चुप कर जाता हूँ। सिद्दीकी साहब आपकी मर्जी। आप बोलिए। नहीं आप बोलिए।
चले नाजी साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। 4 अक्टूबर को डी चौक पर और 5 अक्टूबर को लाहौर में एहतजाज होगा, पीटीआई ऐलान कर रही है। अब दफा 144 का जो नफाज है उसको कम से कम 3 माह के लिए नाफिज करने के लिए इजाजत दी जाए, आज ये गुफ्तगू की जा रही थी। आपको लगता है कि एक इस किस्म की कानून साजी एक जमहूरी निज़ाम हुकूमत में काबिल कबूल होगी? देखिए, मैं गुजारिश करता हूं कि ये ओवरऑल अगर आप देखें तो ये हमेशा की तरह पाकिस्तान के हुक्मरान तबकात के अरबपतियों की आपस की लड़ाई है। वो लड़ाई हुकूमत और इख्तदार के लिए है। चूंकि इंतकाल इख्तदार का जो तरीका इनमें दर्ज है उस पर लोगों को उस तरह की प्रैक्टिस नहीं है, लिहाजा ये जो लड़ाई है इसमें अभी थोड़ी देर पहले भी हमने जो देखा, हम यानी आम लोग जो हैं, मेरे जैसे 99% हमारे जैसे लोग, हम बिला वजह दीवाने हुए फिरते हैं। ये आईनी तरमीम हो, इसमें भी देखिए पार्लियामेंट का काम है वो कानून, ये ऐसा ही है जैसे डॉक्टर का मजाक उड़ाया जाए कि देखो वो इलाज कर रहा है, या वकील का मजाक उड़ाए कि देखो वकालत कर रहा है। पार्लियामेंट ने कानून साजी ही करनी है। पार्लियामेंट में बिल्कुल उनका हक है कि वो आइन में तरमीम करें, वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन बात यह है कि वो आईनी तरमीम जो यानी हो रही है उसके ऊपर कितनी डिबेट हुई है, उसके लिए कितनी राय आमा को हमवार किया गया है, दुनिया यानी पाकिस्तान की बेहतरीन जहानतों का फायदा उठाया गया है। क्या पार्लियामेंट में हमने वो सारी तकारीर और रिसर्च, इस तरमीम के पीछे होमवर्क, हमने आला जो दिमाग रखने वाले और इल्म रखने वाले हैं वो क्या बहसें हमने सुनी है? क्या उन्होंने कौम को एजुकेट किया है? क्या किसी सियासी पार्टी ने ये काम किया है? क्या नून लीग ने ये काम किया है? क्या यानी पीपल्स पार्टी ने ये काम किया है? अगर एक आईनी तरमीम चोरी छुपे उसका तासुर ये हो कि वो उसके बारे में लाइलमी का इजहार करे खुद वजीर, तो फिर जाहिर है कि वो मामला उतना ट्रांसपेरेंट या सादा या आप कहें कि एकेडमिक जिस तरह से होता है कि पार्लियामेंट को आइन में तरमीम का हक है, उस पर तो कोई बहस दूसरी हो ही नहीं सकती। ये तरीका कार अलबत्ता जो अपनाया जाता है उस तरीका कार से शुकूक व शुबहात होते हैं। रही बात असूल और नजरियात की, तो ये हम बड़ी ही यानी अब जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो वो जाहिर है कि उनका एक लबो लहजा था। वो कल जहां खड़े हुए थे अपोजिशन जमातें अपोजिट थी, आज एग्जैक्टली वही जमातें हुकूमत में हैं और वो वही बयानात कर दे रही हैं, वही इक़दामात कर रही हैं जो बाय द वे पीटीआई की इस वक्त गवर्नमेंट होती और जुडिशरी के मामलात वही पीटीआई के साथ होते तो ये सारी तरमीम पीटीआई लेकर खड़ी होती और पीपल्स पार्टी नून लीग इसको अपोज करके एहतजाज का ऐलान कर रही होती। तो इसका मतलब यह है कि ये ना तो ये अवामी मफाद या कौमी मफाद, एहतजाज का ऐलान हो नाजी साहब, लेकिन एहतजाज करने ना दिया ये एहतजाज जो हो रहा है, अब इस पर भी आ जाइए ना। ये जो पीटीआई का एहतजाज हो रहा है, क्या ये इसलिए हो रहा है कि ये अवाम की जमहूरी जद्दोजहद है? क्या ये इसलिए हो रहा है कि ये कोई एक इल्मी यानी उसको यानी नजरियात के ऊपर एक इत्तफाक करके चंद लोग हैं जो तब्दीली लाने निकले हैं? ऐसा नहीं है। उनके एहतजाज का सिर्फ एक मकसद है, डिस्टेबलाइज कर दो, परेशान कर दो, हुकूमत को भेजो, किसी तरह भेजो। चले मेरे पास लास्ट मिनट्स है, मुझे शायद मेहता साहब का भी कमेंट ले लेने दे। वैसे तो खबर तो वो हमें दे ही चुके हैं, लेकिन अब जरा तजिया भी दे दे। शायद मेहता साहब मुझे ये बताइएगा, ये हम लोग दफा 144 के हवाले से बात कर रहे हैं, किसी भी जमहूरी निज़ाम हुकूमत में मतलब 90 रोज के लिए इस दफा का कायम किया जाना, मतलब ये सूटेबल होगा? देखिए जनाब, बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं 144 की जुरिस्डिक्शन को इस सेंस में नहीं मानता कि जलसे जुलूस हर सियासी और जमहूरी गिरोह का और पार्टी का ये हक है और उसको ये हक मिलना चाहिए। हम समझने से कासिर हैं, हमारे डिसीजन मेकर्स समझने से कासिर हैं। 76-77 साल में पहली दफा हो रहा है कि जो मज़ाहमत सियासी जमातों की जानिब से या एक सियासी जमात की जानिब से की जा रही है उसके विजुअल्स भी क्रिएट हो रहे हैं। तो ये बहुत सोचने की बात है। विजुअल क्रिएट हो रहे हैं जो कमिंग जनरेशंस के सामने आएंगे और उनको बताया जाएगा कि ये इस तरह से इन मराहल से गुजर के इन्होंने जमहूरी जिद्दोजहद की है, या जमहूरियत की आज वाली शक्ल या आज वाला सिलसिला इन्होंने हासिल किया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आज 80 साल की रोशन जहां जो है उसको भी जेल जाना पड़ता है और जज को उस पर कोई कबाहत महसूस नहीं होती, उसमें कोई आर महसूस नहीं होता और वो उसको एक रोज के डिमांड पे जेल भेज देता है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बिल्कुल जमहूरी हुकूमतों को, सियासी हुकूमतों को दरिया दिली का मुजाहरा करना चाहिए और अगर कोई सियासी गिरोह, सियासी जमात मुजाहरा करना चाहती है, पुरअमन जलसा जुलूस करना चाहती है तो उसको मौका मिलना चाहिए। दूसरी बात ये है कि मैं इनकी बात से, नाजी साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा कि तमाम का तमाम जो सिलसिला हो रहा है, इवन
یہ انسٹیبلٹی والی چیزیں ہونے جا رہی ہیں, ڈیسٹیبلائز ہوں گی چیزیں پی ٹی آئی اگر کرتی ہے. اب اکنامک امپروومنٹ ہوئی ہے, نظر آ رہی ہے, پیسے آ رہے ہیں, $7 بلین ہمیں ادروائز ملے ہیں, باقی رول اوورز بھی ہو گئے ہیں, آرمی چیف خود گئے ہیں, مختلف کیپٹلز میں گئے ہیں اور وہ لے کے آئے ہیں, انہوں نے بیل آؤٹ کیا ہے چیزوں کو. تو اس میں کیا کہہ رہی ہیں, سوری, بزنس کمیونٹی سے بھی انہوں نے گفتگو کی ان تمام تر معاملات پر. جی بزنس کمیونٹی سے بھی, اور انہوں نے کافی سارے ریلیف جو کمنگ ڈیز میں آ رہے ہیں اس کا بھی انہوں نے اعلان کیا. اور بلکہ میرے جو شہباز شریف صاحب نے بھی بات, ان کو بہت کمنٹ کیا ہے شہباز شریف صاحب. دوسری طرف سلسلہ ہے اشاری آپ کو لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا بہتری کر رہے ہیں, تو ایسے میں مقتدرہ جو ہے وہ پولیٹیکل کیوس جو ہے وہ نہیں برداشت کرے گی, اور نہ ہی پاکستان اس کا فی الفور متحمل ہو سکتا ہے. آپ سبھی مہمانوں کا بہت شکریہ, اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے, اللہ حافظ.